Good morning, students. Today, the topic for the discussion is contribution of scientists in the field of microbiology, part 3. Previously, we have discussed two scientists, Antony van Leeuwenhoek and Louis Pasteur. Now we look on Robert Koch and its contribution. Robert Koch, whose full name is Robert Heinrich Hermann Koch, who born on December 11, 1843 and died on May 27, 1910. Robert Koch was a German physician and one of the founder of bacteriology. तो वो एक जर्मनी का डॉक्टर था. He discovered the anthrax disease cycle and bacteria responsible for TB, tuberculosis and cholera. तो उसने एंथ्रेक्स डिसीज कैसे स्प्रेड होता है, व्हाट इज द रूट ऑफ डिसीज, वो कहाँ से कहाँ जाता है, कैसे स्प्रेड होता है, वो पूरी उसने पैटर्न पता कर ली एंथ्रेक्स डिसीज की. दैट इज अ एंथ्रेक्स डिसीज साइकिल. And he also find out the microorganism which cause the TB, tuberculosis. That organism is Mycobacterium tuberculosis. And for cholera, the organism is Vibrio cholerae. For his discoveries in regard to TB, tuberculosis, the German doctor Robert Koch is considered the founder of modern bacteriology. So he is the father of or founder of modern bacteriology. Whatever the practicals, basic practicals nowadays performed in microbiology laboratory, that has been established by the Robert Koch initially. जो अभी माइक्रोबायोलॉजी में शुरुआत के जो प्रैक्टिकल्स है, आइसोलेशन, स्टेनिंग, वो सारे सबसे पहले ये साइंटिस्ट ने इन्वेंट किए. दैट्स वाई his discovery made a significant contribution to the development of first magic bullet, a chemical development to attack specific bacteria. तो मैजिक बुलेट क्या है? तो मैजिक बुलेट केमोथेरापी. केमोथेरापी मतलब द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज. नॉर्मली पहले कैसा माना जाता था कि केमिकल्स हमेशा हार्मफुल होते, बॉडी में पॉइजनस होते, तो हम उसको दवाई के रूप में नहीं ले सकते. बट आफ्टर द वर्क ऑफ पॉल एरलिच, it is observed that some arsenic compound, sulfonamides compound are not causing harmful effect on human, but they greatly kills the microorganism. तो उस टाइम पे पॉल एरलिच ने एक कंपाउंड बनाया, आर्सेनिक कंपाउंड. उसका नाम था साल्वारसन. एंड दैट साल्वारसन केमिकल 606 साल्वारसन 606 करके एक कंपाउंड नेम दिया गया. तो उसको बोला गया मैजिक बुलेट. यानी फर्स्ट टाइम यूज ऑफ केमिकल्स एज अ मेडिसिन, दवाई के रूप में सबसे पहले केमिकल यूज हुआ, तो उसको बोला गया मैजिक बुलेट. तो मैजिक बुलेट जो भी डेवलपमेंट हुआ, पॉल एलिच, डोमेग और बहुत सारे साइंटिस्ट थे उस टाइम, तो उसको हमने जो उन्होंने जो इंस्पिरेशन ली वो रॉबर्ट कोच के डिस्कवरी से प्रेरित था. रॉबर्ट कोच gave the major contribution in the germ theory of disease. जर्म थियरी ऑफ डिसीज यानी कोई भी रोग जो जर्म डिसीज है उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म होंगे. तो जो भी डिसीज है, देयर आर ऑफ टू टाइप. एक डिसीज क्या है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, डायबिटीज, कैंसर, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते. और दूसरे जो है इन्फेक्शियस,
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होंगे। तो हम यहाँ पे डिसीज यानी इन्फेक्शियस डिसीज की बात करेंगे। सो द जर्म थियरी ऑफ डिसीज, दैट मीन्स कि इन्फेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, क्या करेंगे, किस तरह आएंगे। तो ये सारे कंसेप्ट सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने दिए। सो कोच डेवलप द न्यू एक्सपेरिमेंटल मेथड टू टेस्ट वेदर ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द कॉज ऑफ डिसीज। तो जर्म थियरी ऑफ डिसीज में ये साइंटिस्ट ने बताया कि एक डिसीज करने के लिए एक उसका रिस्पेक्टिव पैथोजन होगा। देयर शुड बी अ रिस्पेक्टिव पैथोजन फॉर स्पेसिफिक डिसीज। जैसे कि टीबी है तो उसका ऑर्गेनिज्म होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। वह कॉलेरा है तो उसका ऑर्गेनिज्म होगा विब्रियो कॉलेरा। एंथ्रेक्स है तो उसका होगा बैसिलस एंथ्रासिस। सो बिल्डिंग ऑन पास्चर वर्क ऑन जर्म थियरी, Koch used experiments to prove the bacterium Bacillus anthracis was the cause of anthrax, and the bacteria could be observed in the tissue of anthrax victim. तो इसने क्या किया, ये साइंटिस्ट ने जिस ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि शीप है या हॉर्स है जिसको एंथ्रेक्स हुआ, एंथ्रेक्स की वजह से वो मर गया, तो वो ऑर्गेनिज्म उसने आइडेंटिफाई किया, प्यूरिफाई किया लेबोरेटरी में। द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बैसिलस एंथ्रेसिस। द बैक्टीरिया कुड बी ऑब्जर्व इन द टिश्यू ऑफ एंथ्रेक्स विक्टिम। तो जो एनिमल जिसको एंथ्रेक्स हुआ है उसकी बॉडी में से आपको एंथ्रेक्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। ही एक्सट्रैक्टेड दिस बैक्टीरियम फ्रॉम द शीप विच हैड डाइड ऑफ एंथ्रेक्स। तो उसने एंथ्रेक्स बैक्टीरियम जो था वो मर गया, उसके बॉडी में से उसने एंथ्रेक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट किए एंड ग्रू इट, और उसने अपने लेबोरेटरी में ग्रो किए वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्यूरिफाई किए एंड इंजेक्टेड ए माउस विद इट। और उसके बाद उसने वो चीज़ वो एक माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ये हॉर्स है तो ये हॉर्स को इन्फेक्शन हुआ एंथ्रेक्स का, उसके ब्लड में से या उसके टिश्यूज़ में से उसने देखा कि यस देयर आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसने लेबोरेटरी मीडिया में कल्टीवेट किया तो उसको ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले। उसमें से उसको प्योर कल्चर बना के उसने एक माउस को इंजेक्ट किया, तो माउस में क्या हो गया, दैट कॉज द इन्फेक्शन एंथ्रेक्स, और माउस मर गया। और उसके बाद माउस में से फिर उसने माइक्रोस्कोपी की, ही फाउंड द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसने जब कल्टीवेशन किया तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डेड माउथ में से रिकवर किए गए। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिनोमेना, ये सारा उसने स्टडी किया, एंड आफ्टर द स्टडिंग दिस थिंग ही कंक्लूड समथिंग। तो उसने 4 बातें डिसाइड की जिसको हम बोलेंगे कोच पोस्टुलेट, बराबर। तो हम आते हैं अभी कोच पोस्टुलेट पे, आगे पहले देख ले। द माउस डेवलप द डिसीज एज वेल। तो जो माउस जो था वो भी इन्फेक्टेड हुआ और वही ऑर्गेनिज्म माउस में से मिला। मतलब तो उस जमाने में जब डिसीज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, दैट टाइम द रॉबर्ट कोच डेवलप द साइंटिफिक अप्रोच दैट हाउ द डिसीज इज स्प्रेड एंड हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिसीज। तो उसने बता लिया कि एक डिसीज़ के लिए एक ऑर्गेनिज्म होगा, वो ऑर्गेनिज्म अगर किसी और हेल्दी एनिमल्स में आप इंजेक्ट करेंगे तो उसको भी वही डिसीज़ होगा, और वो एनिमल में से हम वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से आइसोलेट कर सकेंगे। कोच रिपीटेड दिस प्रोसेस ओवर 20 जनरेशन ऑफ माइस बिफोर अनाउंस इन 1876 दैट ही हैड प्रूव द बैक्टीरियम कॉज एंथ्रेक्स। तो उसने एक दो नहीं 20 जनरेशन्स माउस की यूज़ किया,
बराबर। और हर एक में उसने वही चीज़ पाई कि एंथ्रेक्स करने के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है और उसी की वजह से माइस में एंथ्रेक्स डिसीज होता है और मर गया। So in 1878, Koch summarized his experiment on the etiology of wound infection. तो उसने उस टाइम पे एक साइंस जिसको बोलेंगे एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मीन्स हाउ द डिसीज एस्टाब्लिश्ड, कोई भी डिसीज कैसे हो रहा है, वो कैसे डेवलप हो रहा है ऑर्गेनिज्म में, उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, बराबर। तो ये होगा एटियोलॉजी ऑफ वुंड इन्फेक्शन। तो उसने क्या किया, बाय इनोक्यूलेटिंग एनिमल विथ मटेरियल फ्रॉम वेरियस सोर्स he produced 6 types of infections, each caused by specific microorganisms. उसने अलग अलग डिसीज के लिए अलग अलग 6 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई किए और उसने बताया कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग इन्फेक्शन करेंगे। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है तो टीबी करेगा, कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी है तो वो कॉलेरा करेगा, साल्मोनेला टाइफी है तो वो टाइफाइड करेगा, एंथ्रेक्स बेसिलस एंथ्रेसिस है तो वो एंथ्रेक्स करेगा, फिर एर्सिनिया पेस्टिस है वो प्लेग करेगा। तो उसने अलग अलग 6 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 6 तरह के इन्फेक्शन के लिए आइडेंटिफाई किए। इन दैट स्टडी ही ऑब्जर्व दैट the difference in pathogenicity for different species of the host and demonstrated that the animal body is an excellent apparatus for the cultivation of bacteria. तो उसने क्या किया, उसने देखा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी में ग्रो हो रहा है, मतलब ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी इज अ एक्सेलेंट apparatus फॉर द कल्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की हमारी बॉडी में ग्रो होने के लिए, एनिमल की बॉडी में ग्रो होने के लिए बढ़िया एनवायरनमेंट मिलेगा। तो उसने अलग अलग डिसीज़ के लिए भी ये देखा कि कोई भी डिसीज़ ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में सबसे अच्छी तरीके से हो सकता है। सो आफ्टर दिस डिस्कवरी he डिज़ाइन कोच पोस्टुलेट। तो एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, कोच पोस्टुलेट यानी कोच के कुछ ऑब्जर्वेशन बनाए। तो कोच पोस्टुलेट में क्या है हम एक बार देख ले। इन द फर्स्ट वन उसने 2 माउस लिए, एक जो था उसको इन्फेक्शन करवाया गया, इन्फेक्टेड है, और दूसरा हेल्दी। इसके अंदर एंथ्रेक्स इंजेक्शन डाल दिया या विब्रियो कॉलेरा से उसको इन्फेक्शन करवा दिया तो वो मर जाता है, दैट इज डाइड। सो दिस इज द डिसीज एनिमल और दूसरा हेल्दी एनिमल। अब दोनों में फ़र्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन। सो ही डिड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यूजिंग माइक्रोस्कोप एंड स्टेनिंग। उसने दोनों के टिश्यूज़ लिए और 2 ही टिश्यूज़ में से उसमें चेक किया कि किस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, यहाँ पे नहीं दिखते। तो उससे उसने पहली बात क्या बोली, उसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, उसका पहला तारण था द सस्पेक्टेड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म शुड बी प्रेजेंट इन ऑल केस ऑफ द डिसीज एंड एब्सेंट फ्रॉम द हेल्दी एनिमल। उसने सबसे पहला क्या बताया कि जिनको डिसीज हुआ है, बराबर, वो डिसीज्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई पैथोजन होगा और जिनको डिसीज नहीं हुआ उनमें वो पैथोजन नहीं मिलेगा। तो उसका सबसे पहला क्लैरिफिकेशन ये था। उसके बाद उसने क्या किया, कल्टीवेशन। वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसको लेबोरेटरी मीडिया में कल्टीवेट किया तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्यूरीफाई हो गए, यहाँ पे कोई पैथोजन का ग्रोथ नहीं था। तो दूसरा उसका स्टेप था कि वो पैथोजन को लेबोरेटरी मीडिया में कल्टीवेट किया जाए। द सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म शुड बी ग्रोन इन अ प्योर कल्चर।
तो उसने दूसरा स्टेप किया कि जो भी आपको सैंपल्स में मिल रहे ऑर्गेनिज्म उसको प्यूरिफाई करो। वो एक प्योर ऑर्गेनिज्म होगा जिसको हम बोलेंगे पैथोजन, जो डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दूसरा स्टेप उसने वो किया। उसके बाद क्या हुआ, सेम ऑर्गेनिज्म ही यूज्ड, उसने वही ऑर्गेनिजम्स के इंजेक्शंस बनाए और एक हेल्दी माउस को इंजेक्ट किया गया। तो हेल्दी माउस में वो डिसीज एस्टाब्लिश्ड हुआ और वो कुछ दिनों में मर गया। तो उसने तीसरी बात क्या की, एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में वो ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस किए। तो सेल्स फ्रॉम अ प्योर कल्चर ऑफ सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म शुड कॉज डिसीज इन अ हेल्दी एनिमल। तो वो जो है ऑर्गेनिज्म उसने प्यूरिफाई किए, अगर वो किसी हेल्दी एनिमल में इंजेक्ट किए जाएंगे तो हेल्दी एनिमल को वो इन्फेक्शन होगा, वो मर जाएगा। तो ये उसका डिसीज कॉजिंग का थर्ड स्टेप था, जिसमें उसने प्रूव किया कि एक ऑर्गेनिज्म एक डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था। लास्ट में उसने क्या किया, फिर से रिविजन किया कि जो नया एनिमल डेड हो गया उसमें से उसने फिर से अपने को ट्रेनिंग किया लेबोरेटरी में, माइक्रोस्कोपी की। तो माइक्रोस्कोप में वही फिर से ऑर्गेनिजम्स दिखे जो पहले हेल्दी में नहीं दिखते थे। हमने देखा ना, पहले हेल्दी एनिमल्स में नहीं दिखते थे, पर उसके बाद जब उसमें इंजेक्शन करवाया गया तो उसमें उसको देखने लगे। तो ये हेल्दी एनिमल जो था वो बाद में इंजेक्शन डालने के बाद वो मर गया और उसमें से ये ऑर्गेनिज्म फिर से देखे और उसका जब ब्लड का कल्टीवेशन किया गया तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से प्लेट में आ गए। तो चौथी बात उसने क्या बताई, द ऑर्गेनिज्म शुड बी री आइसोलेटेड। जो हमने पहले ऑर्गेनिज्म माउस में इंजेक्ट किए वही ऑर्गेनिज्म फिर से आपको डेड एनिमल में से वापस मिलेंगे। यू विल गेट री आइसोलेट एंड शॉन टू बी द सेम एज द ओरिजिनल। और वो ऑर्गेनिज्म जो अपने को पहले दिखे थे वही ऑर्गेनिज्म आपको फिर से दिखेंगे। मतलब कि जो माउस मर गया उसमें वो सेम ऑर्गेनिज्म थे। तो आज ये सारी चीज़ हमको इजीली पता चल जाती है, बट दिस इज द टॉक अबाउट ऑफ 18th। ओके, तो उस जमाने में ये सारा इंफॉर्मेशन नहीं था। सो ही प्रूव्ड दैट द जर्म थियरी ऑफ डिसीज, उसने 4 पोस्टुलेट्स दिए गए। 4 पोस्टुलेट्स फिर से हम पढ़ लेते हैं। वो क्या बोलेगा, फर्स्ट बोला द सस्पेक्टेड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म शुड प्रेजेंट इन ऑल केस ऑफ द डिसीज एंड एब्सेंट फ्रॉम द हेल्दी एनिमल। तो जिनमें डिसीज़ है उसमें एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होगा, जिनको डिसीज़ नहीं है उसमें वो ऑर्गेनिज्म नहीं होगी। दूसरी बात क्या बोली, द सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म शुड बी ग्रोन इन प्योर कल्चर। तो जिनको इन्फेक्शंस है उनकी टिश्यूज़ में से या ब्लड में से हम वो ऑर्गेनिज्म लेबोरेटरी में आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तीसरी बात क्या बोली, द सेल्स फ्रॉम प्योर कल्चर ऑफ सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म शुड कॉज डिसीज इन अ हेल्दी एनिमल। तो आपको हेल्दी एनिमल जो भी है उसमें अगर वो कल्चर इंट्रोड्यूस किया जाए तो हेल्दी एनिमल में डिसीज होगा और डिसीज की वजह से उसमें इन्फेक्शन होगा और अल्टीमेटली वो डेड हो सकता है। और चौथी बात, द ऑर्गेनिज्म शुड बी री आइसोलेटेड एंड शॉन टू बी द सेम एज द ओरिजिनल। तो उसने जो डेड एनिमल्स हुआ बाद में उसमें से उसके टिश्यू या ब्लड में से आपको वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से मिलेंगे और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल वही होंगे जो आपने पहले इनोक्यूलेट किया था। उसका मतलब क्या हुआ, द एनिमल बिकम डेड ड्यू टू द पैथोजेनिसिटी ऑफ इंजेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो आपने इंजेक्ट किया वही ऑर्गेनिज्म से उसको डिसीज हुआ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर गए। तो ये उस जमाने की साइंटिफिक स्टडी थी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, जर्म थियरी ऑफ डिसीज, उसको बोलेंगे जर्म थियरी ऑफ डिसीज। नाउ वी सी अदर कंट्रीब्यूशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Other contribution in microbiology of the Robert Koch.
Robert Koch discovered the Staphylococcus, a major disease causing bacteria in wound infection. तो हमको कभी स्किन पे इन्फेक्शन होता है तो उसमें वाइट कलर का आपको एक क्या बोलेंगे उसमें पस फिल हो जाएगा, बराबर। तो उसमें से अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखेंगे तो नीचे आपको फिगर में दिखाएंगे देंगे, ये है स्टेफाइलोकोकाई, बंच लाइक ग्रेप्स, बराबर। तो ये जैसे ग्रेप्स के बंच होते हैं उसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस है, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेफाइलोकोकाई। तो स्टेफाइलोकोकाई हमारे वुंड इन्फेक्शंस में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड ऑन अवर स्किन ऑल्सो। He isolate and identify the bacteria that cause the cholera. The organism name is Vibrio cholerae. तो किसी भी साइंटिफिक नेम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वो हमको कंपल्सरीली इटालिक्स में लिखने। He isolated and identified the bacterium that cause cholera. तो कॉलेरा के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिजम्स आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई किए। Koch was instrument in the development of essential procedure and methods for disinfection and sterilization. And this was important not only for the laboratory work but for the people health measure as well. तो उसको पता चला कि वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिसीज़ करेंगे, तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रहना, हमसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूर रखना है। जैसे हम अभी कोरोना पीरियड में क्या कर रहे हैं, बार बार हैंड वॉश कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वायरस से हमको दूर करना है। तो उसका इनिशियलाइजेशन जो कंसेप्ट था ये साइंटिस्ट ने दिया, उसने मेथड्स दिया, डिसइंफेक्शन चाहिए, डिसइंफेक्ट करो हर चीज़ क्योंकि वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। जब भी माइक्रोबायोलॉजी में आपको कुछ प्रैक्टिकल करना है आपको सारी चीज़ें बैक्टीरिया फ्री चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री चाहिए, और उसको हम बोलेंगे स्टरिलाइजेशन। स्टरिलाइजेशन मीन्स killing all microorganism and disinfection means removing microorganism up to certain extents. डिसइंफेक्शन का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम हो करने, और स्टरिलाइजेशन का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जीरो कर देना है, दैट इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो दिस वाज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर लेबोरेटरी वर्क बट पब्लिक हेल्थ मेजर्स ऑल्सो। तो ये सारी माइक्रोबायोलॉजी के लेबोरेटरी में ही नहीं करना था, ये आप जब भी आप घर पे रहते हैं तो घर में जो भी आप क्लीनिंग करेंगे तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपके बाथरूम या टॉयलेट वॉश करेंगे तो वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हटाने, आपका डिश वॉशिंग करना है तो वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको हटाने, आप रेगुलरली बात कर रहे हैं तो आप लाइफ बॉय या सेवलॉन या डेटॉल से यूज़ कर रहे हैं तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल करेंगे। तो ये सारी चीज़ रॉबर्ट कोच ने उस टाइम पे बताई कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको दूर करने, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन से। कोच वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व दैट हेल्दी ह्यूमन्स बीइंग गुड कैरियर ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड हेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। तो ये तो उसने बता दिया कि भाई किसी डिसीज़ के लिए कोई ना कोई बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, और उसके बाद उसने क्या किया, हेल्दी कैरियर। व्हाट इज़ हेल्दी कैरियर? तो हमारी और आपकी जो भी आप हेल्दी है, पर उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी और हमारी बॉडी में कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं है। हेल्दी एनिमल्स में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो डिसीज स्प्रेड कर सकते हैं। खुद जिसके अंदर बॉडी में ये ऑर्गेनिजम्स है उसको वो डिसीज़ नहीं भी होता है। जैसे अभी कोरोना में हम देख रहे हैं एसिम्प्टोमिक पेशेंट। एसिम्प्टोमिक पेशेंट यानी उसको कोरोना हुआ है पर उसकी बॉडी में कोई भी उसका सिम्टम्स नहीं है, उसको खांसी नहीं है, कफ नहीं है, ना फीवर है, उसके बाद भी उसको क्या है, कोरोना है। तो ये कैसा हो गया, हेल्दी कैरियर। अगर वो वायरस किसी और को फैलाएगा तो और किसी को वो वायरस इन्फेक्शन लग जाएगा पर उसको खुद को कुछ नहीं होता। सो दे आर नॉन एज द हेल्दी कैरियर। तो ऐसा हेल्दी कैरियर हिस्ट्री में भी था। एक मैरी टाइफोजा, मैरी मेलन करके एक कुक थी जो हर घर में रसोई बनाने जाती थी, तो उसको बॉडी में मलेरिया के ऑर्गेनिजम्स थे
और वो मलेरिया के ऑर्गेनिज्म, सॉरी टाइफाइड, नॉट मलेरिया, मैरी टाइफोजा, तो उसके टाइफाइड उसके ऑर्गेनिज्म थे। तो वो जिस घर में जाती थी उस घर में लोगों को टाइफाइड हो जाता था और मर भी गए थे लोग। तो वो केस था, वो इंसिडेंट था मैरी टाइफोजा का, जो हेल्दी कैरियर था। नेक्स्ट वन, कोच कंटिन्यू टू इम्प्रूव हिज मेथड एंड टेक्निक्स। तो कोच ने लेबोरेटरी में माइक्रोबायोलॉजी से कैसे हमको काम करना है, उसके लिए क्या मीडिया चाहिए, कैसी चीज़ें चाहिए, हम माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च कैसे कर सकेंगे, तो उसके लिए जो बेसिक्स चीज़ें चाहिए वो उसने डिज़ाइन की। ही यूज द सॉलिडिफाइंग लिक्विड्स सच एच ब्रॉथ विद जिलेटिन एंड अगार। तो अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कुछ कॉलोनीज देखनी है तो उसके लिए आपको सॉलिड मीडिया चाहिए, संवर्धन माध्यम जो आप बोलेंगे, कल्टीवेशन मीडियम। तो कल्टीवेशन मीडियम हमेशा लिक्विड था, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एमोनिया, नाइट्रेट, सारे सॉल्ट्स वगैरह के। तो उसको सॉलिडिफाई करने के लिए उसके अंदर उसने जिलेटिन ऐड किया और अगार ऐड किया। जिलेटिन आपने देखा होगा, जिलेटिन कैप्सूल आती है, और अगार जो है, अगार वो एक ऐसा पाउडर है दैट इज एब्टाइंड फ्रॉम द आल्गी। जो दरिया होता है उसके अंदर आल्गी होती है, रेड सी आल्गी, उसकी सेल वॉल में से हमको ये पाउडर मिलेगा। और इस पाउडर को आप गर्म कीजिए और उसके बाद उसको ठंडा पड़ने पर वो जेल बन जाएगा। वही पाउडर आप जाम और जेलीज में भी आता है। जैसे आप जाम और जेलीज को देख सकते हैं, एक कंसिस्टेंसी होती है, विस्कस कंसिस्टेंसी, ओके, और एकदम ट्रांसपेरेंट मीडिया होता है, तो वही अगार है। तो अगार माइक्रोबायोलॉजी में उसने यूज़ किया। उसके ही स्टूडेंट्स जो थे, उसकी वाइफ फैनी हैस, उसने अगार इन्वेंटेड किया। अगार से पहले ये साइंटिस्ट क्या यूज़ करते थे, पोटैटो चिप्स फॉर द कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो अगार ऐसा मीडियम है जिसको टेम्परेचर बढ़ने पर वो लिक्विड हो जाएगा और टेम्परेचर लोअर होने पर वो सॉलिड हो जाएगा, बिल्कुल मोमबत्ती की तरह। या आपको घर में जो घी है, घी को गर्म करेंगे तो वो गर्म हो जाता है और ठंडा होने पर वो सॉलिड हो जाएगा। तो ये अगार का यूज है, दैट इज द यूज ऑफ सॉलिडिफाइंग एजेंट। ही क्रिएटेड ए सॉलिड मीडियम फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया विच वॉज इजियर टू हैंडल दिस लिक्विड्स यूज्ड बाय पास्चर। तो उससे पहले पास्चर लिक्विड में सब काम किया करते थे, पर रॉबर्ट कोच ने उसको सॉलिड मीडिया में ट्रांसफॉर्म किया। कोच डेवलप द टेक्निक फॉर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन कल्चर प्लेट्स। तो आपको फिगर में जो दिखाई दे रहा है दैट इज अ कल्चर प्लेट। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सैंपल आप प्लेट में ला लो, स्प्रेड करो, तो यहाँ पे एक स्पॉट जो आपको दिख रहा है वो एक स्पॉट एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और वो प्यूरिफाई हो जाएंगे। तो ये सारे आपके प्रैक्टिकल्स है फर्स्ट ईयर के। Not only created the foundation for bacteriological research but become the indispensable for the study of bacterial genetics। तो आज हम उसकी वजह से जो भी डिस्कवरीज है वो आज भी वही की वही सेम मेथड ही डेवलप बिफोर 100 and more than that years। Coach assistant Juliet Richard Petrie developed the Petri dish which made the observation of microorganism even easier। तो आपको फोटोग्राफ्स में जो दिख रही है दैट इज अ पेट्री प्लेट। ये पेट्री प्लेट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप रख के उस पर उसका लीड रखने से उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं जाता, सिर्फ एयर कैन पास, उसमें हवा जाएगी पर उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं जाएगा। तो जूलियट रिचर्ड पैट्री ने ये जो आपको डिश देख रहे थे दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। तो उसने आइडेंटिफाई किया, उसका नाम था पैट्री प्लेट। तो वो पैट्री प्लेट उसने डिस्कवर की। ही शोड इन अ कन्वीनियंट वे दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन। तो वो तो हमने पहले से ही देख लिया कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल और इवन ह्यूमन में डिसीज कर सकते। He established the Koch postulate which provide the essential experimental basis for any study of the infectious disease, whether in human and animal or plant। तो उसने बताया और उसकी मेथड से
कितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी इन्फेक्शन कर रहे थे ह्यूमंस में या प्लांट्स में, उसकी स्टडी के लिए इजी हो गया। रॉबर्ट कॉच and his team also developed the staining of bacteria to improve the bacteria's visibility under the microscope. उसने माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरिया कैसे कर देखते हैं, जैसे आपको अभी फोटोग्राफ्स में दिख रहे हैं। सो दैट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोप एंड एबल टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल कॉज ऑफ टीबी एंड कॉलेरा। तो उसने टीबी और कॉलेरा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइसोलेट किए। यही प्रैक्टिकल्स के बेस पर अदर साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई द डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, टाइफॉइड caused by Salmonella typhi, tetanus caused by Clostridium tetani and plague caused by Yersinia pestis। तो ये सारे आइडेंटिफाई किए। कोच प्रोवाइडेड द फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी, उसमें माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी का उसने कंसेप्ट दिया। ही मेड द फर्स्ट फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया, तो उसने माइक्रोग्राफ यानी उसका फोटोग्राफ भी लिया उस टाइम पे। आगे हम देखेंगे सेकंड साइंटिस्ट फॉर टुडे, जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर वॉज अ ब्रिटिश सर्जन, वो एक ब्रिटिश डॉक्टर था, एंड पायोनियर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो उसने क्या किया कि जब भी ऑपरेशन होता था तो ऑपरेशन में हमेशा इन्फेक्शन रिस्क रहता था, क्योंकि वो एक रूम में होता था और रूम में डिसइंफेक्शन नहीं हुआ करता था, और एयर में हवा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते पर उसको कंट्रोल कैसे किया जाए वो उस टाइम पे कोई कंसेप्ट नहीं था। सो पायनियर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी हुज रिसर्च इन बैक्टीरियोलॉजी एंड इन्फेक्शन इन वुंड्स raised his skillful operative technique that was similar to his peer to review new plan where his observation, deduction and practice revolutionized सर्जरी थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो उसको जो इन्फेक्शन वुंड्स में लगेंगे, उसको बैक्टीरिया कैसे इन्फेक्ट करेंगे, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी जो स्टडी वो करता रहता था, उसकी वजह से उसने एक नया फील्ड ओपन कर दिया, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्शन। लिस्टर प्रमोटेड द आइडिया ऑफ स्टेराइल सर्जरी वाइल वर्किंग एट द ग्लासगो रॉयल इन्फर्मरी। तो वो जहाँ पे काम करता था उसका नाम है ग्लासगो रॉयल इन्फर्मरी। तो वहाँ पे उसने स्टेराइल सर्जरी की बात की। स्टेराइल सर्जरी कैसे करना है, सो यू कैन सी इन द फोटोग्राफ में आपको पता है कि यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, एक केमिकल स्प्रे कर रहे हैं। तो जब भी ऑपरेशन हुआ करता था तो उस टाइप पे वो एटमॉस्फेयर में कार्बोलिक एसिड स्प्रे करते थे। जो बॉटल में भरा है वो कार्बोलिक एसिड सॉल्यूशन है, तो वो एक्चुअली क्या है, फिनॉल, जिसको हम आज फिनॉल के नाम से जानेंगे। सो फिनॉल वॉज द केमिकल फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय जोसेफ लिस्टर एज अ डिसइंफेक्टेंट। He used to spray this solution in operation theater। जो ऑपरेशन रूम थे, ऑपरेशन थिएटर थे, उसके अंदर उसको स्प्रे करते थे टाइम टू टाइम, हर 5-10-15 मिनट में उसको स्प्रे करना। तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो भी पेशेंट है उसके जो वुंड्स है, ओपन टिश्यू है ऑपरेशन में, उसको इन्फेक्शन नहीं लगेगा। तो ये फर्स्ट टाइम जोसेफ लिस्टर ने यूज़ किया। तो इसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं, पायोनियर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। सो लिस्टर सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस कार्बोलिक एसिड, उसने कार्बोलिक एसिड यूज़ किया, विच इज़ नाउ नॉन एज द फिनॉल। तो इसको हम अभी फिनॉल बोलेंगे। स्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, उसने फिनॉल से अपने जो भी ऑपरेशन के लिए जो भी स्टेनलेस स्टील के मटेरियल से उसको डिसइंफेक्ट किया। ओके, उसको वुंड्स क्लीनिंग के लिए भी उसने फिनॉल यूज़ किया, और वैसे सारी चीज़ एंटीसेप्टिक हो गई, डिसइंफेक्ट हो गई। सो अप्लाइंग लुइस पास्चर एडवांस इन माइक्रोबायोलॉजी, लिस्टर
चैम्पियन द यूज ऑफ कार्बोलिक एसिड एज एंटीसेप्टिक। तो लुईस पास्चर ने बताया कि हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो जोसेफ लिस्टर ने उसको कैसे दूर करना है, उसके लिए उसने एंटीसेप्टिक, इन्फेक्शन ना हो, चेप ना लगे, उसके लिए उसने कार्बोलिक एसिड का यूज करना बताया। सो दैट इज द बिकम द फर्स्ट वाइडली यूज एंटीसेप्टिक इन द सर्जरी। तो सर्जरी में डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के लिए सबसे पहला जो मटेरियल यूज हुआ दैट वाज अ फिनॉल, और उसका पुराना नाम था कार्बोलिक एसिड। He first suspect it would prove an adequate disinfectant because it was used to use a stench from the field irritated with the sewage waste. He presumed that it was safe because field treated with carbolic acid produced no apparent ill effect on the livestock that later grazed upon them. तो उसने बताया कि जो सुवेज है उसमें से हम जो भी एनिमल्स है जो उनको चारा डालते थे, तो वो चारे को भी वो डिसइंफेक्ट करता था। तो लाइव स्टॉक जो भी है उनके जो पशु है वो पशुओं को वो खाने पर इन्फेक्शन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसने फिनॉल डाल के उसको डिसइंफेक्ट कर दिया। तो जो सुवेज था, गटर का पानी था, उसमें से जो घास निकाला था वो डिसइंफेक्ट किया, उसके बाद वो एनिमल को खाने को देता था। लिस्टर वर्क लीड टू रिडक्शन इन पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन। तो लिस्टर का ये जो कंसेप्ट था एंटीसेप्टिक, उससे क्या हुआ, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन या ऑपरेशन के बाद में जो इन्फेक्शन लगते थे वो कम हो गए। एंड मेड द सर्जरी सेफर फॉर द पेशेंट, और किसी भी का ऑपरेशन करना उस टाइम पे थोड़ा कम हो सेफ हो गया। सो दैट्स वाई वी टेल्ड हिम फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी। तो ये थे साइंटिस्ट नंबर 2, और आखिरी में हम देखेंगे साइंटिस्ट नंबर 3 in my next lecture. Thank you very much.